Assalamualaikum. The topic of this video is multi-dimensional arrays in C++. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरेज C++ में कैसे डिक्लेयर की जाती, इनिशियलाइज कैसे की जाती और इसके बाद इनको प्रोसेस कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने ये देखा कि एरेज क्या होती हैं। एरेज आर द होमोजेनियस डाटा स्ट्रक्चर्स। होमोजेनियस से मुराद ये है कि जिसमें एक ही डाटा टाइप के एलिमेंट्स हों। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप इज नोन एज एरे। लेकिन एरेज में हमने 1D एरेज को सीखा जिसकी डिक्लेरेशन लेट्स से यू हैव द एरे ऑफ साइज 5। 1D एरे को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे डाटा टाइप है, यहाँ पे एरे का नेम है विच इज आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर ऑफ द एरे, और देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे का साइज आता है। अगर आपने किसी भी एरे का थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना हो तो सेकंड इंडेक्स आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, then 1 then 2। इंडेक्स नंबर 2 is the third element of the array। this is also known as vector। हमारे पास अगर एक एरे है 7 9 12 15 and 20, this is the vector of size 5 जिसको डिक्लेयर हम इस तरह से करेंगे। और उसके अलावा अगर प्रोसेसिंग करनी है तो आपको इस तरह से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक सिंगल फॉर लूप लगा के 1D एरे को प्रोसेस किया जा सकता है। i is less than 5, i प्लस प्लस। इसमें आप एरे में इनपुट भी ले सकते हैं, उसकी आउटपुट भी करवा सकते हैं। The goal of this video is to understand multi-dimensional arrays, especially the two-dimensional arrays। two-dimensional arrays क्या होती हैं? 1D array 1 डायमेंशन में ग्रो करती हैं, जबकि 2D arrays 2 डायमेंशन में ग्रो करती हैं, जिसे हम मैट्रिसेस या टेबल्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द टेबल। It has 0 1 2 3 0 1 2, 3 rows and 4 columns। this is known as 2D array of the 3 rows and 4 columns। इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? जो जनरल सिंटैक्स है वो ये है कि अगर आपकी एक डाटा टाइप है इंटीजर, उसको आपने एरे का नाम देना है, उसमें यहाँ पे इंटीजर एक्सप्रेशन 1 आएगा एंड यहाँ पे भी इंटीजर एक्सप्रेशन 2 आएगा। इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए ये स्टेटमेंट इस तरह से हो जाएगी, इंट ARR नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4। इसकी मोटिवेशन क्या है? हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी कि हमें 2 डायमेंशन में एक एरे बनानी है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि वी हैव टू मैनेज 10 students and each student can register maximum 5 courses, can register from 5 courses। मैं एक 2D एरे बनाऊंगा जिसमें एक रो एक स्टूडेंट 1 को स्टूडेंट 2 को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ कोर्स CS101, second column is of CS102, third is CS103, CS201 and CS205। कोई भी स्टूडेंट इन 5 में से या तो तमाम के तमाम कोर्सेज रजिस्टर करवा सकता है, या कोई एक कोर्स रजिस्टर करवा सकता है, या हो सकता है वो कोई भी कोर्स रजिस्टर ना करवाए। लेट्स से स्टूडेंट 1 CS103 में एनरोल होता है, मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ,
उसके अलावा CS205 में इन्वॉल्व होता है, इसमें 1। बाकी तमाम में मैं 0 वैल्यू रख देता हूँ। अगर मुझे ये बाद में कभी देखना हो कि स्टूडेंट S1 किस किस कोर्स में इन्वॉल्व हुआ है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि CS103 और CS205 में इन्वॉल्व हुआ है। स्टूडेंट 2 CS102 में इन्वॉल्व हुआ है, बाकी तमाम वैल्यू 0 हो जाती है। 201 में स्टूडेंट 3 इन्वॉल्व हुआ है, उसके अलावा CS205 में इन्वॉल्व हुआ है। अगर मुझे ये देखना हो कि CS205 में टोटल कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो मैं इजीली इस तरफ जाके स्टूडेंट का इंडेक्स बता सकता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कोर्स में इन्वॉल्व हुआ है। S2 इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, S1 S3 इसमें इन्वॉल्व हुआ है। सो इसके अलावा ये तो जस्ट हम बाइनरी फॉर्म में देख रहे हैं कि स्टूडेंट की एनरोलमेंट है या नहीं है। इसके अलावा हम स्टूडेंट के ग्रेड्स, स्टूडेंट के मार्क्स भी इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम 2D एरेज को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स से वी हैव अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। सो एक शॉप है जो कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करती है। सो कोई भी कस्टमर आता है, कोई ऑर्डर प्लेस करता है, सो हमें उस ऑर्डर का डाटा मैनेज करना। सो लेट्स से इंडेक्स 0 पे ऑर्डर नंबर 1 है, इंडेक्स 1 पे ऑर्डर नंबर 2 है, देन ऑर्डर नंबर 3। सो जो एक शॉप है वो मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट्स को डील करती है। हो सकता है वो चाय का सामान बेचती हो, तो उसमें मिल्क है, शुगर है, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है एंड पिंक टी। सो ऑर्डर नंबर 1 प्लेस हुआ है, कोई एक कस्टमर आया है जिसने कुछ चीज़ें परचेज करनी है। हो सकता है वो दूध के 3 डब्बे खरीदे, शुगर 2 kg, ब्लैक टी के 4 बॉक्सेस, ग्रीन टी के 1 बॉक्स और पिंक टी का कोई भी बॉक्स ना खरीदे। इस तरह से हमने ऑर्डर 1 का डाटा मैनेज किया। इस तरह जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे हम इस तरह से 2D एरे में मैनेज कर सकते हैं। We want to access a particular element of the table या 2D array. सो इसमें आप एरे का नाम बताएंगे, इसके बाद रो का नंबर एंड देन कॉलम का नंबर बता देंगे, जिससे आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अगर इसी टेबल को देखें तो आपने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। सो इसके लिए रो नंबर है 5, कॉलम नंबर है 3 और इसका नाम है टेबल का ए। सो यू विल राइट A5 3 is equal to 9. Let's say I assign the value 9. So इस इंडेक्स पे 9 वैल्यू असाइन हो जाएगी। इस तरह हमने 1D एरे को डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइज किया था, इस तरह से 2D एरे को भी डिक्लेयर करने के साथ ही इनिशियलाइज किया जा सकता है। सो आई हैव द एरे of type integer with the name A. It has 4 rows and 3 columns. So, अगर इसकी इनिशियलाइजेशन मैंने एक साथ कर दी हो तो कर्ली ब्रैकेट्स में की जाएगी। सो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 4 रोज हैं तो पहली रो यहाँ पे आएगी, सेकंड रो यहाँ पे आएगी, थर्ड रो यहाँ पे आएगी एंड फोर्थ रो यहाँ पे आएगी और all of these rows are comma separated. So each row has 3 columns: 7, 5, 9, 2, 21, 51 and 5, 3, 1, 2, 7, 8.
सो इस तरह से जितनी भी हमारी रोज हैं वो आपस में कोमा सेपरेटेड होंगी। हर रो के अंदर उस रो के लिए कॉलम के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। Elements of each row are enclosed within the braces and separated by the commas. All rows are enclosed within braces. So जैसे हमने बाहर कर्ली ब्रैकेट्स लगाई थी और उसके अंदर मल्टीपल रोज हमने कोमा सेपरेटेड रख दी थी। सो जितनी भी हमारी न्यूमेरिक एरेज हैं जिसमें इंटीजर एरेज या डबल या फ्लोटिंग टाइप की एरेज आएंगी, उसमें तमाम के तमाम कंपोनेंट्स आपने स्पेसिफाई करने। अगर कहीं पे आपने कंपोनेंट स्पेसिफाई नहीं किए तो उनको आप जीरो पे सेट करेंगे। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसे मैंने इनिशियलाइज करवाना है डिक्लेरेशन के साथ। इट हैज 2 rows एंड 3 columns। तो इसको डिक्लेयर करने के लिए इंट m एंड 2 rows 3 columns। अगर इसको एक साथ इनिशियलाइज करना हो तो उसके लिए यहाँ पे पहली रो के एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पे सेकेंड रो के एलिमेंट्स आएंगे। सो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 5 7, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमने मजीद एलिमेंट्स को स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पे भी स्पेसिफाई नहीं किया। सो फर्स्ट रो में 5 7 चला जाएगा और बाकी तमाम एलिमेंट्स इस रो में 0 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे पहला एलिमेंट 2, बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। अभी तक हमने ये देखा कि 2D एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिक्लेयर करने के साथ ही इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। इसके अलावा 2D एरे का कोई एलिमेंट आपने एक्सेस करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा। सो अब इसकी प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं। सो 2D एरे को जब भी आपने प्रोसेस करना है या तो आप एंटायर 2D एरे को प्रोसेस करेंगे या उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर रो को, लेट से रो नंबर 2 को प्रोसेस करेंगे। दिस इज कॉल्ड रो प्रोसेसिंग। हो सकता है आप उसके कॉलम नंबर 3 को प्रोसेस करें। दिस इज नोन एज कॉलम प्रोसेसिंग। सो ईच रो and each column of 2-dimensional array is the 1-dimensional array. So अगर मैं देखूं यहाँ पे रो नंबर 2 itself एक 1D एरे बन जाती है। अगर कॉलम नंबर 3 को भी देखा जाए तो इटसेल्फ ये 1D एरे कहलाती है। सो इसको प्रोसेस करने के लिए आप 1-डायमेंशनल एरे की तरह के एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगली स्लाइड्स में हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल जिसमें हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 7 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम 6 होंगे। सो आसानी के लिए हमने 2 कांस्टेंट बना लिए हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 6। सो int matrix, this is the name of the 2D array. It has the number of rows 7 and number of rows columns 6. So ये दो वेरिएबल हैं जो हमें लूप कंट्रोल के लिए हेल्प करेंगे, int row and int column. So इसमें आपने रो नंबर 4 को 0 पे इनिशियलाइज करना है। रो नंबर 4 से मुराद है दिस इज 5th रो, द इंडेक्स इज 4। सो इसके लिए हम रो इज इक्वल टू जो हमने वेरिएबल लास्ट स्लाइड में देखा था, रो इज इक्वल टू 4 हम कर देते हैं। इसके अलावा आपने लूप लगाना है फॉर इन, इसको चूंकि हमने लास्ट स्लाइड में एक वेरिएबल बनाया था विच इज कॉलम, सो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns and column प्लस प्लस। सो इसमें हमारी एरे का नाम था मैट्रिक्स, रो नंबर 4 एंड कॉलम इज चेंजिंग विद द वेरिएबल लूप कंट्रोल वेरिएबल। सो इसकी वैल्यू आप 0 असाइन कर देंगे। सो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हम
जिस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे डेट विल बी मैट्रिक्स 4 एंड कॉलम की वैल्यू हमारे पास 0 है, रो की वैल्यू हमारे पास फिक्स रहेगी। सो फोर्थ रो के फोर्थ इंडेक्स पे हम कॉलम के 0th इंडेक्स पे जाते हैं, वहाँ पे वैल्यू 0 रख देते हैं। जब कॉलम प्लस प्लस हो जाएगा, इसके बाद आप जो नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे डेट विल बी मैट्रिक्स 4 1, उसकी वैल्यू 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगी। सो ये लूप चलेगा अप टू मैट्रिक्स रो फिक्स रहेगी 4 अप टू 5। तो इसको आप 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, तो ये तमाम की तमाम रो 0 पे इनिशियलाइज हो जाएगी। लेकिन
इसी मैट्रिक्स में इनपुट लेने के लिए आ, जो हम कोड लिखेंगे उसी तरह से डबल फॉर लूप होगा, नेस्टेड फॉर लूप, फॉर रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन, अभी मैं जो कांस्टेंट हमने बनाया था उसको यूज नहीं करूंगा, जस्ट उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा, रो इज लेस देन 7, रो प्लस प्लस, चूंकि हमारे पास 7 रोज हैं तो इसी तरह से मैंने उसके लिए ये लिख दिया। उसके बाद कॉलम को चेंज करेंगे, कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 6, इसके लिए भी मैंने कांस्टेंट अभी यूज नहीं किया, कॉलम प्लस प्लस, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे सीन मैट्रिक्स रो कॉलम। तो इस तरह से आप पूरे मैट्रिक्स की इनपुट ले सकते हैं, लेकिन इनपुट इस तरह से होगी कि पहले आप इस रो को फिल करेंगे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, फिर फोर्थ रो को। लेकिन अगर आप इनपुट कॉलम वाइज लेना चाहें कि पहले इस कॉलम को फिल किया जाए, फिर इस कॉलम को फिल किया जाए, फिर इस कॉलम को फिल किया जाए, तो आपको लूप्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो कॉलम वाला लूप पहले लिखना पड़ेगा, कॉलम इज लेस देन 6, कॉलम प्लस प्लस, रो वाला लूप उसके अंदर लिखना पड़ेगा, फॉर रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन 7, रो प्लस प्लस, और यहाँ पे हम सीन करेंगे, सीन मैट्रिक्स रो एंड कॉलम। सो इस केस में आप कॉलम को फिक्स करके कॉलम 0 फिक्स रहेगा और वो नंबर चेंज होता रहेगा। सो एक्चुअली आप इस तरफ को मूव करेंगे, उसके बाद कॉलम 1 को फिक्स करके आप इस तरफ मूव करेंगे। सो आप किसी भी तरीके से इनपुट ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर रो का सम करना हो, लेट्स से रो नंबर 4 का आपने सम करना है, सो रो नंबर 4 द इंडेक्स 4 इज दिस विच इज फिफ्थ रो, इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं 7 2 5 9 1 7, इन एलिमेंट्स का आपने सम ऐड करना है। सो आई विल थिंक इट एज 1D array, सो रो नंबर 4 विल बी फिक्स्ड, और 1D array का सम करने के लिए जैसे काम किया जाता है हम वैसे ही काम करेंगे। कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 6, क्योंकि हमारे पास 6 कॉलम है, कॉलम प्लस प्लस, यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेंगे सम इज इक्वल टू 0, एंड सम is equal to sum plus matrix row column. You can assume that this is 1D array, क्योंकि रो नंबर फिक्स है तो ये एक 1D array की तरह बिहेव करेगा। उसके आगे ये उसका इंडेक्स है जो चेंज होता रहता है, उसकी बेस पे आपने सम कर लिया। अगर आपने हर इंडिविजुअल रो का अलग अलग से सम बताना हो तो उसके लिए आप रो नंबर चेंज करेंगे, फॉर रो इज इक्वल टू 0, रो is less than 7, रो plus plus, and sum is equal to 0। यहाँ पे for लूप कॉलम के बेस पे लगेगा, कॉलम प्लस प्लस, sum is equal to sum plus matrix रो एंड कॉलम। सो इस लूप से बाहर आने के बाद चूंकि एक पर्टिकुलर रो का पहले रो नंबर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 अप टू 7th रो, उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे हम सी आउट करवा देंगे, सी आउट सम ऑफ रो उसका नाम बता देंगे किस रो नंबर का, इज सम। सो
अगर आप इसको हाई लेवल पे देखें, अगर आप एक 1D एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आप उसके लिए तमाम के तमाम रोज को मैनिपुलेट कर सकते हैं जस्ट एक एक्स्ट्रा लूप ऐड करने के बाद। अगर सिंगल रो का आप सम कर सकते हैं तो आप मल्टीपल रोज का सम भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक सिंगल कॉलम का सम कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप तमाम के तमाम कॉलम्स का सेपरेट सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम कॉलम वाइज सम कैलकुलेट करेंगे। सो जब आपने कॉलम वाइज काम करना हो तो कॉलम का लूप पहले लगेगा, कॉलम इज लेस देन 6, कॉलम प्लस प्लस सम इज इक्वल टू 0, row is equal to 0, row is less than 7 and row plus plus sum is equal to sum plus matrix row and column। सो एंड पे आप सी आउट करवा देंगे सम ऑफ कॉलम, कॉलम का नंबर बता के इज सम देन एंड, ताकि हर सम एक न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो जाए। सो अगर इस पे आप देखेंगे तो आपने कॉलम को फिक्स किया है, रो को चेंज किए जा रहे हैं। सो पहले कॉलम नंबर 0 का सम, के बाद कॉलम नंबर 1 का सम। सो अगर आपने कॉलम वाइज मूव करना हो तो कॉलम का लूप पहले लगेगा, अगर अगर आपने रो वाइज मूव करना हो तो रो का लूप पहले लगेगा। दिस इज द एग्जांपल टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। अगर आपने रो वाइज लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो रो का लूप पहले लगेगा, कॉलम का लूप बाद में लगेगा। लेकिन अगर आपने कॉलम वाइज लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, कॉलम का लूप पहले लगेगा, रो का लूप बाद में लगेगा। लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट अगर 1D एरे में से करना हो तो जो एल्गोरिथम आप पहले लगाते थे वही यहाँ पे अज्यूम किया जा सकता है। अगर आप मैट्रिक्स और रो का नंबर मिला के इसको 1D एरे अज्यूम कर लें तो आप उस पर्टिकुलर एरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाद में जब रो नंबर 1 हो जाएगा तो वो एक सेपरेट 1D एरे बन जाएगी। इसी तरह से अगर कॉलम में आए तो मैट्रिक्स और कॉलम का नाम मिला के अगर इसको 1D एरे अज्यूम कर लें और यहाँ पे उसका सिंटैक्स इंडेक्स जो है वो चेंज होता रहेगा, तो इसी तरह से ये कॉलम वाइज 1D एरे बन जाएगी। उसके ऊपर सेम एल्गोरिथम जो आप 1D एरे पे लगाते थे वही सेम एल्गोरिथम यहाँ पे लगाया जा सकता है। हमने 2D एरे को देखा। मल्टी डायमेंशनल एरेस किसी भी डायमेंशन में मल्टीपल डायमेंशन में हो सकती हैं। सो 3 डायमेंशनल एरेस, 4 डायमेंशनल एरेस। तो अगर आपने 3 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना हो तो उसको डिक्लेयर करने के लिए इंट ए 3 5 9। सो इसमें 3 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं और उसके अंदर फिर 9 एलिमेंट्स हैं। सो जब आप 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो ये एक सिंपल टेबल नहीं रह जाता, ये एक क्यूब की शक्ल अख्तियार कर जाता है। सो क्यूब किस तरह से होता है, क्यूब के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो ये क्यूब बन जाएगा। सो इसको हम डेटा क्यूब भी कहते हैं। और इसके किसी एलिमेंट को आपने एक्सेस करना हो तो आप A0 1 5, तो ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करके बता देगा। लेकिन ज़्यादा जो फोकस प्रोग्रामिंग में या ज़्यादा यूज़ जो यहाँ पे आता है वो 2 डायमेंशनल एरेज का आता है। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो मल्टी डायमेंशनल एरेज पे आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि फंक्शन के साथ
एनडी एरे, 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे इंटरेक्ट करती है, एक फंक्शन से 2D एरे को कैसे रिटर्न किया जा सकता है, और 2D एरे एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर कैसे पास की जा सकती है।